अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस चरक संहिता का हम लोग सिद्धि स्थान यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग थर्ड जो चैप्टर है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? तो वस्तीय सूत्रीय अध्याय। ठीक है, तो वस्तीय सूत्रीय अध्याय में वस्ती में 9 परीक्ष विधियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वस्ती में 9 परीक्ष विधियों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे बोला है दोष औषध देश काल सातम्य अग्नि सत्व दिव्यो बलानी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। 9 परीक्ष विषय कौन सा है? तो दोष हो गया, औषध हो गया, देश हो गया, काल हो गया, सातम्य हो गया, अग्नि हो गया, सत्व हो गया, वय हो गया, बल हो गया। ये सभी क्या है? 9 परीक्ष विषय हैं वस्ती में। फिर वस्ती नेत्र के विषय में बताया गया है। तो वस्ती नेत्र जो है वो अपने को सोना, चांदी, तांबा, सिंह आदि से अपने को सुकर्णित जो है मतलब इनसे बनाना है। तो सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, इनका प्रयोग करके अपने को वस्ती बनाना है। और इसमें 3 कर्णिकाएं होनी चाहिए जो सुंदर होनी चाहिए। फिर वस्ती पुटक के विषय में बताया गया है कि रोगी के अंगूठे के समान मोटा होना चाहिए। ठीक है, इसमें गोपुच्छवत कर्णिकाएं होनी चाहिए। वस्ती नेत्र जो है वो 1/4 अग्रभाग का होना चाहिए। और अग्रभाग जो है, ठीक है, वो रोगी की कनिष्ठ उंगली के समान मोटा गुटिका होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि गोपुच्छवत कर्णिका बताया गया है। वस्ती नेत्र 1/4 भाग अग्र होना चाहिए और अग्रभाग जो है वो कनिष्ठ उंगली के समान मोटा उसमें गुटिका होनी चाहिए। फिर आयु छिद्र का प्रमाण ये अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है 6 वर्ष में नेत्र की लंबाई 6 अंगुल बताया गया है और छिद्र का प्रमाण मूंग के बराबर बताया गया। तो 6 वर्ष में नेत्र की लंबाई 6 अंगुल होती है और छिद्र का प्रमाण मूंग बराबर होता है। 12 वर्ष में 8 अंगुल होते हैं नेत्र का लंबाई और छिद्र का प्रमाण मटर के बराबर होते हैं। 20 वर्ष में 12 अंगुल होते हैं और छिद्र का प्रमाण छोटी बेर के बराबर होते हैं। तो 6 वर्ष में 6 अंगुल होगा, छिद्र का प्रमाण मूंग के बराबर। 12 वर्ष में 8 अंगुल, छिद्र का प्रमाण मटर के बराबर। 20 वर्ष में 12 अंगुल, छिद्र का प्रमाण छोटी बेर के बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर सुश्रुत अनुसार क्या बताया गया है? तो सुश्रुत अनुसार यहाँ पे बताया गया है वस्ती नेत्र की लंबाई कि 1 वर्ष में 6 अंगुल होना चाहिए। ठीक है, 8 वर्ष में 8 अंगुल, 16 वर्ष में 10 अंगुल और 25 वर्ष में 12 अंगुल बताया है। तो सुश्रुत ने 1 वर्ष में 6 अंगुल, 8 वर्ष में 8 अंगुल, 16 वर्ष में 10 अंगुल और 25 वर्ष में 12 अंगुल बताया है। वांगभट अनुसार 1 वर्ष से कम में 5 अंगुल, 1 से 7 वर्ष तक 6 अंगुल, 7 वर्ष में 7 अंगुल, 12 वर्ष में 8 अंगुल, ठीक है, 16 वर्ष तक 9 अंगुल और 20 वर्ष तक 12 अंगुल बताया है। तो ये वांगभट ने बताया है वस्ती नेत्र की लंबाई। तो ये अलग अलग आचार्यों का मत है। MCQ अगर बनते हैं तो यहाँ पर से बनेगा, इसको ध्यान में रखना। फिर वस्ती पुटक के विषय में बताया गया कि वस्ती पुटक किससे बनाना है? तो बताया गया है कि थैला जो है अपन बनाएंगे वस्ती पुटक का जो थैला वो बैल, भैंस या बकरे का मूत्राशय से बनाया जाता है तथा निरोवस्ती शुक्ल पक्ष में देते हैं। तो वस्ती पुटक किससे बनाते हैं? तो वस्ती पुटक बताया गया है कि थैला जो है वो बैल, भैंस, बकरा का मूत्राशय से बनाते हैं और निरोवस्ती शुक्र पक्ष में देते हैं। फिर इसका विधि बताया गया है कि सराहना थोड़ी नीचे बाईं ओर करवट करके ग्रहणी व गुदा वाम भाग में होती है तथा बाएं पैर फैलाएं व दक्षिण पैर को संकुचित करें। इसके अलावा स्निग्ध गुदा में नली का 1/4 भाग पृष्ठवंश की सीध में प्रविष्ट करें व थैले में सिकुड़न न रहे। वस्ती यंत्र को वाम हाथ से पकड़ करके दाहिने हाथ से थैला को दबाएं। एक ही बार में औषधि प्रविष्ट करें। तो ये वस्ती देने की विधि है। ठीक है, किसी राना के बल थोड़ा सा नीचे बाईं ओर करवट करके अपने को लेटने के लिए बोलना है। तो बाईं ओर करवट करके क्यों बोलना है? ताकि ग्रहणी, गुदा ये सभी वांग भाग में हो जाए। बाएं ओर फैलाएं, दक्षिण पैर संकुचित करना है, फिर अपने को देना है। ठीक है, इसके बाद में वस्ती प्रयोग में दोष। तो ये इंपॉर्टेंट है, वस्ती प्रयोग में क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो जब वस्ती का प्रयोग कर रहे हैं तो उस दौरान क्या हो सकते हैं आप ही खुद ही सोचो। तो क्या है, कभी कभार वस्ती क्या है उसकी नली तिर्यक हो सकती है। ठीक है, तो तिर्यक गति करेगा तो नली तिर्यक हो सकता है, या हिला डुला दोगे, ठीक है, उसकी नेत्र को, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे चोट लग जाएगा, व्रण बन जाएगा। इसके अलावा धीरे धीरे दबा रहे हो तो क्या है औषधि पहुँच नहीं पाएगा, यानी पक्वाशय तक पहुँचना चाहिए अपने को औषधि को, तो पक्वाशय तक पहुँच नहीं पाएगा। क्यों? धीरे धीरे दबाने के कारण।
इसके अलावा बहुत जोर से दबा दिए तो गले तक चला जाएगा, ठीक है, यानी कि वमन हो जाएगा। तो ये भी क्या है, वस्ती प्रयोग में दोषों के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा वस्ती द्रव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, शीतल होते हैं। अधिक गर्म औषध नहीं दे सकते, अगर दे दिए मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा गर्म देंगे तो मूर्छा हो जाएगा। अति स्निग्ध दोगे द्रव्य तो झगड़ाहट हो जाएगा। अति रुक्ष रहा तो वात का प्रकोप होगा। पतली औषध दोगे नमक रहित होगा, उसका अल्प व अयोग हो सकता है, ठीक है। अधिक मात्रा में देने से अतियोग हो जाएगा। गाढ़ी है तो देर से निकलेगा, ठीक है। नमक अधिक होगा, ठीक है, तो क्या है, दह व अतिसार की उत्पत्ति होगी। तो ये सभी वस्ती के दोष है, ठीक है, प्रयोग के दौरान। फिर दोष का शमन के विषय में बात करते हैं। तो वस्ती पक्वाशयगत दोषों को दूर करते हैं। तो वस्ती क्या करते हैं, पक्वाशयगत दोषों को दूर करते हैं। पहली निरूहवस्ती वात को निकालती है, दूसरी निरूहवस्ती पित्त को निकालती है और तीसरी निरूहवस्ती कफ को निकालती है। तो पहली निरूहवस्ती वात को, दूसरी निरूहवस्ती पित्त को और तीसरी निरूहवस्ती कफ को निकालती है। निरूहवस्ती वापस आ जाने पर गर्म जल से स्नान करा करके पतले मांस रस से साली चावल का भात देते हैं। फिर अनुवासन वस्ती का प्रयोग बताया गया है। तो अनुवासन वस्ती के प्रयोग में बताया गया है, जिस दिन प्रातः निरोवस्ती दिया गया हो उसी दिन शाम को अल्प भोजन दे करके वातनाशक तैल से अनुवासन वस्ती देना है। तो जिस दिन प्रातः निरोवस्ती दिया गया है उसी दिन शाम को अल्प भोजन दे करके वातनाशक तैल से अनुवासन वस्ती देना है। अनुवासन की जो मात्रा है वो निरूह का 1/4 होता है। उत्तम मात्रा अनुवासन का 6 पल होता है और निरूह का 24 पल होता है। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि नितंब के ऊपर थपथपाकर थपथपाएं, दोनों पैरों की 2 अंगुलियां खींचें, रोगी को उत्तान लेटा करके रोगी का सिर पूर्व की ओर रहे। वांगभट अनुसार 3 यानी कि 9 घंटे रोकना चाहिए। यदि 24 घंटे तक भी न निकले तो फलवर्ती या तीक्ष्ण निरूहवस्ती देने के लिए दे करके निकाल देते हैं। तीसरे या 5वें दिन पुनः अनुवासन देते हैं। फिर अनुवासन वस्ती और निरूहवस्ती के विषय में बताया गया है क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो सबसे पहले पर्याय है, तो अनुवासन वस्ती को अपन स्नेह वस्ती या व्रीहणीय वस्ती भी कहते हैं। तो अनुवासन वस्ती को स्नेह वस्ती या व्रीहणीय वस्ती भी कहते हैं। निरूहवस्ती को अस्थापन या रुक्ष वस्ती भी कहते हैं। तो निरूहवस्ती को अस्थापन या रुक्ष वस्ती भी कहते हैं। फिर निरुक्ति बताया गया है कि अनुवासन वस्ती को सुश्रुत ने क्या बोला है, तो यहाँ पे बोला है अनुवासन्नपि न दुष्य त्यानुदिवस व दीयते इत्यो अनुवासनम, यानी कि शरीर में रह जाने पर भी हानि नहीं करती है। तो यह जो है शरीर में रहने पर भी हानि नहीं करती है। प्रतिदिन इसका प्रयोग किया जा सकता है और औषधि युक्त स्नेह से दी जाती है। फिर निरुक्ति बताया है निरूहवस्ती का, सदोष निर्हरण गच्छति रोग हरणाद्व निरूह, यानी कि दोषों का निर्हरण करते हैं या शरीर के रोगों को दूर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अस्तु निरूह, ठीक है। तो वह स्थापना दयथु स्थानद्व स्थापनम, यानी कि वह को स्थायी रखने में स्थापन होता है सदकवाद से दी जाती है। तो इसे क्या कहेंगे अपन, निरूहवस्ती कहेंगे। फिर निरूहवस्ती की मात्रा बताया गया है कि 1 वर्ष से 12 वर्ष तक आधा आधा प्रशीति यानी अपने को देना है, प्रति वर्ष बढ़ाना है। 12 से 18 वर्ष तक 1 पल प्रति वर्ष आयु के अनुसार बढ़ाएं। बालक और वृद्ध में मृदु निरूहवस्ती यानी कि दूध मिला करके देते हैं। 1 वर्ष में आधा प्रशीति, ठीक है, 2 वर्ष में 1 प्रशीति, 12 वर्ष में 6 प्रशीतियाँ, 13 वर्ष में 7 प्रशीतियाँ, 18 वर्ष में 12 प्रशीतियाँ, 18 से 20 वर्ष तक 12 प्रशीतियाँ और 70 वर्ष के ऊपर 10 प्रशीतियाँ इसकी मात्रा बताए गए, ठीक है। वातज रोग में मांस रस के साथ, पित्तज रोग में दूध के साथ में देते हैं। तो वातज रोग में मांस रस के साथ, पित्तज रोग में दूध के साथ, कफज रोग में यूज के साथ देते हैं। फिर दशमूलादि निरूहवस्ती वातनाशक होते हैं। स्थिर आदि निरूहवस्ती नेत्र बल वर्धक होते हैं। पलाश आदि जो वस्ती होते हैं वो क्या है, योनि दोष नाशक होते हैं। पटोल आदि वस्ती जो है वो कब्जन्य रोग में, वो पुनर्नवादि निरूहवस्ती सर्वदोष नाशक बताए गए। फिर निरूहवस्ती की संख्या बताया गया कि वातज रोग में 1 देते हैं, पित्तज रोग में 2 व कफज रोग में 3 देते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट है अनुवासन वस्तियाँ। तो वातज रोग में किससे देते हैं अनुवासन वस्ती, तो बिल्व तैल से देते हैं। तो वातज रोग में किससे देते हैं, बिल्व तैल से देते हैं। पित्तज रोगों में क्या है, जीवनी गण से सिद्ध स्नेह से देते हैं। तो पित्तज रोग में जीवनी गण से सिद्ध स्नेह से देते हैं।
कफज रोग में मदन फल से सिद्धि स्नेह से देते हैं, तो कफज रोग में मदन फल से सिद्धि स्नेह से देते हैं। इसके अलावा यमक किसको बोलते हैं, तो घृत और तेल को यमक बोलते हैं। 2 स्नेह के मोल को यमक कहते हैं, 3 स्नेह के मेल को त्रिविध कहते हैं, और महान यानी कि 4 स्नेह को जो मेल है उसको अपन महान कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इस प्रकार से आपका सिद्धि स्थान का थर्ड जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।